जब मैं 6 साल का था, कैंसर के रीज़न से उनको मेरा हाथ निकालना पड़ा कॉलर बोन से। एक कैंसर नहीं, 2 कैंसर नहीं, मेरे को 3 बार कैंसर हुए हैं। मेरी 6 से ज़्यादा सर्जरीज़ हुई हैं सर। मेरा कीमो और मेरा ये सब ख़त्म हो गया था। मेरे बाल चले गए थे कीमो में, मेरे आईब्रोज चले गए थे। मैं एक ऐसा डरावना आदमी लगता था। मेरे साथ फ्रेंड्स नहीं खेलते थे, उनको लगता था कि मेरे साथ खेलने से उनको कैंसर हो जाएगा। मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे यार। अपनी शर्ट के हाथ को अंदर रख के मेरे सामने घूमते थे और उस समय मेरे नन्हे दिमाग को समझ भी नहीं कि ये सवाल अब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। और मेरा भी मन करता था साइकिलिंग करते, पर मेरे दिमाग में ऑलरेडी बिठा देता कि मेरा हाथ नहीं तो मैं साइकिल नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे पिताजी ने साइकिल रेंट पे लेके आते थे, तो वो मेरे को हर टाइम वो चढ़ान पे लेके आ जाते थे और मैं वो साइकिल पे ऐसे आ जाता था और वहाँ पे जाके मैं साइकिल रोक देता या मेरे पापा तुरंत भाग के साइकिल रोक लेते थे। जब मैंने साइकिलिंग सीख गई, मैं इतना खुश हो गया था कि मेरे को लगा कि ये मैं कर सकता हूँ, बस मेरे को अपने आप को पॉजिटिव रखना है। मैं ना सोच रहा हूँ कि मैं मनाली टू खारदुंगला एक साइकिलिंग करके आता हूँ। मेरे खिलाफ थे इस करने के लिए, और उसने मेरे को बोला दिमाग ख़राब है। इसने बोला कि तू हमेशा एक लाइबिलिटी रहेगा, तू डिपेंडेड रहेगा लोगों पे, क्योंकि तू अपंग है। अगर सब ने बोला ये नहीं हो सकता है तो मैं इनको दिखाऊंगा कि ये हो सकता है। पर जब मैंने ये किया था, ये फर्स्ट हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड था। ये जब 1-2 किलोमीटर बचता है और तुम्हें दिखने लगता है, तुम्हें एहसास होने लगता है कि तुम पहुंच गए हो, तो मेरे आंसू फूट गए। इतने आंस में रो रहा था बच्चे की तरह। एंड ये एक मोमेंट था जो जहाँ से मेरी ज़िंदगी पूरी पलट गई है। ज़िंदगी और खूबसूरत होते गई, मैं और मेहनत करते गया, और खूबसूरत होते गए, मैं और मेहनत करते गया, और ये कारवां चलता रहा। नमस्ते, मेरा नाम रचित कुलश्रेष्ठ है। मैं जैसे आपको दिख रहा हूँ, मैं वैसे हूँ नहीं। मैं भी एक एबल्ड बॉडी था, मेरे पास भी 2 हाथ थे। मैं आपके साथ मेरी एक बहुत खूबसूरत कहानी शेयर करना चाहता हूँ। तो मेरी आप सब लोग से एक हार्दिक रिक्वेस्ट है कि आप मेरी कहानी सुनिए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पर आई एम 3 टाइम कैंसर सर्वाइवर। मेरी 6 से ज़्यादा सर्जरीज़ हुई हैं सर। हर साल एक सर्जरी होती है। एंड मेरा बॉडी अभी एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेट में है, क्योंकि मेरे ट्यूमर्स आते रहते हैं। जब मैं 6 साल का था, तो मेरे हाथ में जब मेरा लेफ़्ट हैंड था तो वो दर्द होता था। तो मैंने मेरे पिताजी को बताया कि मेरा लेफ़्ट हैंड दर्द होता है। तो मेरे पिताजी ने कुछ टेस्ट करे थे इंदौर में, जो उनने बोला कि ये नॉन कैंसरस है, और उन्हें एक सर्जरी करी थी जो डॉक्टर उधर इंदौर में थे। पर उन्होंने एक्चुअली उसका इलाज ठीक से नहीं किया, और उस कारण से कैंसर ऑलमोस्ट कॉलर बोन तक पहुंच गया था। एंड कैंसर के रीज़न से उनको मेरा हाथ निकालना पड़ा कॉलर बोन से। और अगर ये मेरा हाथ नहीं निकालते तो मैं आज आपके साथ इधर बात भी नहीं कर सकता था। 6 साल के बच्चे को ये कैंसर समझना बहुत मुश्किल है, और इसकी गहराइयों को समझना बहुत मुश्किल था। मुझे एक्चुअली किसी ने बताया नहीं कि मेरा हाथ जाने वाला है, पर सबको पता था, तो सब मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे थे। मैं छोटा था तो मेरे को बहुत सारी आइसक्रीम मिल रही थी, मुझे बहुत नाज़ों से पाल रहे थे सब लोग। और तो जब मैं हॉस्पिटल गया, मुझे याद है, मेरा हॉस्पिटल गया और मैं हॉस्पिटल से आया हूँ, मेरा हाथ नहीं है। मेरे लिए मैगी, जलेबी, आइसक्रीम से मेरे मन को डिस्ट्रैक्ट करते हुए मेरे को ज़्यादा दुख का महसूस होने नहीं दिया। पर जैसे ही मेरा स्कूल ख़त्म होता या मैं स्कूल में जाता, तो बच्चे मुझे बुली करते थे स्कूल में, क्योंकि मेरा एक हाथ नहीं था, तो मेरे को ईज़ी हो जाएगा मारने के लिए। तो मुझे बहुत बुली किया है लोगों ने। वो मुझे मेरे लिए एक ऐसा दर्द था जो मैंने बहुत समय तक उसको कैरी किया है लाइफ में। जब मैं बड़ा भी हो गया हूँ, मैं बहुत चिड़चिड़ा हो गया था, मैं दुखी था, और मैं हर चीज़ में चिढ़ जाता था। मेरे में बहुत क्रोध आ गया था। मैं इतना गुस्सा होता था, अगर मेरे को कोई पूछेगा हाथ को क्या है, तो मैं अपने काम से काम रखो ना, मैं बहुत रूड हो जाता था लोगों के साथ। और मुझे ये सवाल, और उस समय मेरे नन्हे दिमाग को समझ भी नहीं कि ये सवाल अब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। ये सवाल आते ही रहेगा, और आता है और आते रहेगा। लोग मुझे स्वीकारते नहीं थे। मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे, अरे इसका हाथ नहीं है, और अपनी शर्ट के हाथ को अंदर रख के मेरे सामने घूमते थे, जिससे मैं भी फिर गुस्से में लड़ाई कर लेता था।
मैं सब बच्चों को मार रहा हूँ, वो मुझे मार रहे हैं। इस कारण से मैं बहुत ये मेरे में अंदर आ गया था ये सब। एंड मुझे जीवन में एक कैंसर नहीं, 2 कैंसर नहीं, मेरे को 3 बार कैंसर हुए हैं। पहला कैंसर हुआ था जब मैं 6 साल का था, जो ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा है, जिसने मेरा हाथ निकाल दिया। इसके बाद मैं जब 27 साल का था, कैंसर हुआ है मेरे राइट लेग में। तो इसे प्लीमॉर्फिक सार्कोमा कहते हैं। तो इस कारण अगर वो नहीं निकालते तो वो मेरा पाँव काटना पड़ता था। जब मेरे पाँव में से कैंसर हो गया तो मैं चाहता था मैं वापस फिटनेस में चले जाऊं। मुझे मेरा कीमो और मेरा ये सब ख़त्म हो गया था। मेरे बाल चले गए थे कीमो में, मेरे पास मेरे आईब्रोज चले गए थे। मैं एक ऐसा डरावना आदमी लगता था। मैं बहुत नर्वस हो जाता था, मैं बहुत डिप्रेशन में था। जब मेरा सेकंड कैंसर से मेरा पाँव, क्योंकि मैं फ़ुटबॉल नहीं खेल सकता था और मेरा फ़ुटबॉल मुझे बहुत प्रभावित है। जब मेरा हाथ चला गया, मैंने देखा कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं, तो मेरे साथ फ्रेंड्स नहीं खेलते थे, उनको लगता था कि मेरे साथ खेलने से उनको कैंसर हो जाएगा। तो अब मैं जब ये सब देखता तो मुझे हंसी भी आती है, उस समय बुरा लगता था, वह हंसी आती है, उनको भी हंसी आती होगी। मैं चाहता था मैं बॉक्सिंग करूं, पर मुझे बॉक्सिंग में अलाउ नहीं करते थे, मुझे फ़ुटबॉल में अलाउ नहीं करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि अब तुम्हारा एक ही हाथ है तो तुम कैसे मैनेज करोगे। मैं बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट था। जब मेरा हाथ चला गया, मुझे आदत यूज्ड टू होना था कि एक हाथ से सब करना है, बाल काटना है, हाथ साबुन पानी नहाना धोना है, बॉडी धोनी है, ये सब कैसे करना है। और मैं बहुत छोटा था और मेरे पेरेंट्स ने मुझे ट्रेन किया है और मेरे पेरेंट्स भी बहुत दुखी रहते थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं मेरे पेरेंट्स को किस एक्सपीरियंस में डाल रहा हूँ जहाँ वो दुखी हैं। मुझे लगा मैं ना डॉक्टर बन जाऊँगा, ना इंजीनियर बन पाऊँगा, ना पायलट बन पाऊँगा, तो मैं क्यों इतना मेहनत करूँ, या मैं क्यों, ये मेरी गलत दिशा में जो मेरी सोच थी। मैं सब बच्चों को देखता था साइकिलिंग करते हुए और मेरा भी मन करता था साइकिलिंग करते हुए, पर मेरे दिमाग में ऑलरेडी बिठा देता कि मेरा हाथ नहीं तो मैं साइकिल नहीं कर पाऊँगा। तो मेरे पिताजी क्या करते थे, मेरे घर के बाहर एक ऐसे चढ़ान रहती थी, तो मेरे पिताजी और हम लोग ज़्यादा अमीर नहीं थे, हम लोग एक गरीब घर से हैं। तो मेरे पिताजी ने साइकिल रेंट पे लेके आते थे मेरे को साइकिल चलाने के लिए, जिससे वो चाहते थे कि तू एक तो उस समय क्या करते थे, वो एक चढ़ान पे थे, तो वो मेरे को हर टाइम वो चढ़ान पे लेके आ जाते थे और मैं वो साइकिल पे ऐसे आ जाता था और वहाँ पे जाके मैं साइकिल रोक देता या मेरे पापा तुरंत भाग के साइकिल रोक लेते थे। ये मेरे लिए बहुत ही, क्योंकि जब मैंने साइकिलिंग सीख गई, मैं इतना खुश हो गया था, क्योंकि मेरे को लगा कि ये मैं कर सकता हूँ। तो मैंने ये मानना चालू कर दिया कि मैं चीज़ें कर सकता हूँ, पॉसिबल है, बस मेरे को अपने आप को पॉजिटिव रखना है। मुझे सब लोग कहते थे, अरे तेरा हाथ नहीं है, तू साइकिलिंग क्यों कर रहा है, तू कुछ हो जाएगा, ये वो। पर मेरे पिताजी ने मेरे पे कॉन्फिडेंस, और मेरे को साइकिल से जाना बहुत अच्छा लगता था। मेरा घर से स्कूल 8 किलोमीटर था, मैं रोज़ साइकिल से जाता था। एंड मेरे पिताजी पे मैं बहुत आभारी हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी ने वो भरोसा किया जिससे मैं वो साइकिलिंग कर सकूँ, और मेरा कॉन्फिडेंस उससे बढ़ा है उस समय। एक बार एक फ़ुटबॉल मैच में मुझे गोलकीपर बना दिया गया, एंड ऑपोजिट टीम जो हमारे अपोनेंट थे, उनको लगा कि अगर एक हाथ वाला आदमी गोल कीपिंग करेगा, मतलब ये मैच जीतने वाले हैं। एंड वो लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, पर इधर बाजी पलटी और वो 3 से 4 गोल बचा के अपनी टीम को जिताया है मैच। तो जब उसमें मैन ऑफ द मैच मुझे अनाउंस किया, तो वो इतने हैरान हो गए सब, और उधर से मेरे को एक अंदर से एक फील आया कि अब मुझे कुछ आगे और करना है। पर वो सारा कॉन्फिडेंस सब पानी में चला गया जब मेरा सेकंड कैंसर हुआ और मैं साइकिल नहीं कर पाया। मैं बहुत गुस्से में था। मैं सच्ची बताऊं, मैंने साइकिल फेंक दी। मैंने कुछ ऐसे शब्द बोले जो मैं यहाँ नहीं बोल सकता हूँ अभी। और उसके बाद इसके बाद मैं रात में सो रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं दुखी नहीं हो सकता हूँ। मैंने काफ़ी समय दे दिया इसको दुखी होके, एंड मैंने सोच लिया कि अब ठीक है, अब फटे हुए दूध पे रो के क्या मिलने वाला है, मैंने कितना तो रो लिया, मुझे इससे कुछ नहीं मिलने वाला है। अब हाथ नहीं है, अब नहीं है, यही है मेरी ज़िंदगी। मैंने सोचा कि हिम्मत तो सब हार जाते हैं, पर ये समय हिम्मत हारने का नहीं है, ये समय है अपने आप को गैदर करने का, अपनी सारी शक्ति, अपना बेस्ट एफर्ट लगाने का। यहाँ से मैंने सोचा कि मैं मेरी ज़िंदगी को थोड़ा पुश करता हूँ, जिससे मैं कुछ कर सकूँ, जिससे मैं मेरे माँ बाप को फील कर सकूँ कि उनको प्राउड फील कराऊँ सके कि मैं भी उनका बेटा हूँ, एंड मेक देम फील हैप्पी अबाउट मी। इस सोच ने मुझे सबसे पहले थॉट दिया कि साइकिलिंग से स्टार्ट करो। जब मेरा सारा ट्रीटमेंट ख़त्म हुआ, मैं साइकिलिंग चालू किया। मैं मुश्किल से 2
2 या 3 किलोमीटर चल सका हूँ एंड मेरे सांस फूल गई और इतने सालों से मैंने इतना वर्कआउट नहीं किया था। तो धीरे धीरे मेरी बॉडी की प्रोग्रेस होने लगी और मैं साइकिलिंग 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर करने लगा और मैं साइकिलिंग में जाके दूसरे लोगों के साथ साइकिलिंग करने जाने लगा। उधर से मेरी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत हो गई कि मुझे फिर कभी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ा। मुझे किसी ने बताया कि एक मनाली टू खारदुंगला एक साइकिलिंग एक्सपीरियंस है, एक्सपेडिशन है जो 2018 में होने वाला था, जुलाई और अगस्त में। मैंने मेरे मित्रों को बताया इसके बारे में कि मैं ना सोच रहा हूँ कि मैं मनाली टू खारदुंगला एक साइकिलिंग करके आता हूँ। और उसने मेरे को बोला, दिमाग ख़राब है, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो ये करने का, अभी तुम्हारी सर्जरी हुई है। उसने बोला कि तू हमेशा एक लायबिलिटी रहेगा, तू डिपेंडेड रहेगा लोगों पे, क्योंकि तू अपंग है। एंड सब ने मुझे बोला ये मत करो, तुम्हारी जीवन को खतरा है, तुम्हें मेरे खिलाफ थे इस करने के लिए। एंड मैंने फिर सोचा कि अगर सब ने बोला ये नहीं हो सकता है तो मैं इनको दिखाऊंगा कि ये हो सकता है। मैंने बहुत हार्ड वर्क किया था। मैं रोज़ सुबह 6 बजे उठ के 2 घंटे साइकिलिंग जाता था एंड ये एक्सपेडिशन करने के लिए मैंने बहुत सारे साइकिल के पार्ट्स खरीदे हैं, साइकिल को बनाया है। और मैंने जब ये एक्सपेडिशन किया है, मेरी बॉडी इतनी ट्यून हो गई थी, क्योंकि क्या होता है जैसे ही आप रोहतांग के बाद जाते हैं लद्दाख तक, वहाँ पे प्लांट्स लाइफ बहुत कम है, तो ऑक्सीजन बहुत कम है, तो सांस लेने में आप अगर 10 मीटर भी चलेंगे तो आपकी सांस से फूल जाती है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन कम है। दुनिया का सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल रोड अब हो गया है, पर जब मैंने ये किया था ये फर्स्ट हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड था ये। इधर तो मुझे याद है ये 40 किलोमीटर जब मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ और सब ऊपर चढ़ान है, सारी ऊपर चढ़ान है और मैं थक रहा हूँ, मैं चिढ़ रहा हूँ, मेरे को पसीना आ रहा है, मैं बहुत मेंटली एंड फिजिकली बहुत ब्रेक डाउन हो गया था, क्योंकि ये साइकिलिंग बहुत डिफ़िकल्ट एक्सपीडिशन था। मैं सोच रहा था मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों आया हूँ ये करते हुए। पर धीरे धीरे जब आप वो समिट के बहुत पास पहुँच जाते हो, राइट, जब 1-2 किलोमीटर बचता है और तुम्हें दिखने लगता है, तुम्हें एहसास होने लगता है कि तुम पहुँच गए हो, तो मेरे आंसू फूट गए। इतने आंस में रो रहा था बच्चे की तरह। वो समय में फ़ोटोग्राफ लेना, लोगों को गले लगना, एंड ये एक मोमेंट था जो जहाँ से मेरी ज़िंदगी पूरी पलट गई है। यही एक मोमेंट था जहाँ मुझे लगा, मैं इतना खुश हो गया, मुझे यहाँ से जो मैंने इधर से जो पीछे कहीं देखा नहीं है लाइफ से, और इधर से ज़िंदगी और खूबसूरत होते गई, मैं और मेहनत करते गया, और खूबसूरत होते गए, मैं और मेहनत करते गया, और ये कारवां चलता रहा। एक समय था मैं अपने हाथ के लेके बहुत सेंसिटिव था। मेरे को अगर ये सवाल भी कोई पूछ लेता, मैं बहुत अशेम्ड हो जाता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक छोटा आदमी हूँ कि अगर मेरे को कोई मेरे हाथ के बारे में पूछेगा। उस वजह से मैं थोड़ा सा नाराज़ था अपने आप से, दुनिया से। मैं दुखी था, मैं बहुत ही गुस्से में रहता था, मैं कह सकता हूँ मैं बहुत डिप्रेशन में था। लोगों में एक क्यूरोसिटी, एक उत्सुकता होती है कि अरे इसका हाथ नहीं, क्या हो गया है। और ये सवाल मुझे रोज़ आता है। मैं अगर कोई नई जगह पे जाऊँ या पुरानी जगह पे जाऊँ, कहीं भी कोई नया बंदा मुझे ये पूछेगा सवाल, तो मैं ये हंस के और दिल से खुशी से बताता हूँ कि शार्क मेरा हाथ खा गया, या मैं उसका एक मजाक बनाता हूँ। और मुझे वो हंसी ने मेरे को वो गम भुलाने में मदद करी है। तो मैं लोगों को बोलता हूँ कि मैं जंग में था, मैं लड़ाई में मेरा हाथ चला गया है। एक बार मैं जंगल में था और एक भेड़िया आ गया और उसने मेरे को बोला कि तुम्हें एक चीज़ देना पड़ेगा। मैंने हाथ दे दिया उसको खाने के लिए, तो जिससे मैं ज़िंदा रह सकूं। मैं ऐसे मैं अपने आप पे जोक्स बनाता हूं जिससे मैं लोगों को भी थोड़ा एक्साइटेड कर दूं, उनको खुश कर सकूं। तेरा हाथ नहीं हो तो इतना हंस रहा है, उस पर मजाक उड़ा रहा है, और मेरी प्रॉब्लम इतनी छोटी सी है और मैं उसको लेके बैठ गया हूँ। तो लोग जब मैं एक बार, मेरे को अभी भी याद है, मैं एक साइकिलिंग कर रहा था और एक अनजान आदमी ने बोला मैं भी करूँ तुम्हारे साथ साइकिलिंग, ना आ जाओ। और बातचीत करते करते वो बोल रहा है कि मेरा सबसे दुखी दिन था ये ज़िंदगी में, मैं बहुत डिप्रेस था, इसलिए मैं साइकिल पे आया हूँ, और तुमसे बात करते करते मैं मेरा डिप्रेशन में मेरे सारे गम भूल गया हूँ। तो ये बात मुझे बहुत दिल को छू गई सर, कि मैं किसी के ये कर सका। उसने मुझे बोला कि तुम मोटिवेशनल स्पीकर बनो। मेरी सोच ये कहती है कि अगर आप सच्चे दिल से अपने आप पर हंस सकते हैं तो आप आपके बड़े से बड़े गम को भुला सकते हैं। मैं इस डिप्रेशन से इसलिए बाहर आया हूँ कि मैंने धीरे धीरे अपने आप पे हंसना सीखा है, उसे एक्सेप्ट किया है, एंड आई हैव मेड पीस विथ माई इशू। मैंने इसको स्वीकार किया कि हाँ, यही मेरी ज़िंदगी है विदाउट हैंड। मैंने ये सोचना चाहिए अब जो हो गया है हो गया है,
जो नहीं हुआ है वो करते हैं, क्या मैं कर सकता हूँ वो, उस पे मैंने ज़्यादा ध्यान दिया है। इस कारण से मैं आगे बढ़ने लगा हूँ ज़िंदगी में। इसके बाद क्या हुआ कि मैं अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जीता, मेरे को इंडिपेंडेंट होना था। मैंने खुद अपने बलबूते पे एक घर लिया है और उसका रेंट देना चालू किया, जहाँ पे मुझे ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी समझी। मैंने एक चीज़ ठान ली थी कि मैं अपने आप को हुनरदार बनाऊँगा। मेरे को बहुत सारी चीज़ें सीखनी थी, तो मैं हर साल एक नई चीज़ सीखता था और उस पे काम करता था। तो मैंने ये किया है, एक फ़िल्म टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से स्क्रीन प्ले राइटिंग का कोर्स किया है ऑनलाइन। ये कोर्स ख़त्म होने के बाद मैंने उसके अगले साल, उसके नेक्स्ट ईयर में मैंने मेडिटेशन ट्राई किया। एंड साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है सर कि मेडिटेशन बॉडी को काम करता है, इट गिव्स अ पॉजिटिव इफ़ेक्ट। तो मुझे बहुत ही राहत और बहुत ही अच्छा फीलिंग आने लगा। एंड मैं मेडिटेशन करता था, रोज़ सुबह उठ के साइकिलिंग करता था और अपने काम पे चले जाता था। वहाँ पे मैं एक एनिमेशन वीएफएक्स स्टूडियो में काम करता था, जहाँ हमने प्रोजेक्ट मार्वल के अवेंजर्स, फिर शाहरुख खान सर की मूवी ज़ीरो में काम किया है। बहुत सारे ऐसे पोस्ट प्रोडक्शन किया है हमने, बहुत सारे, इतने सारे पिक्चरों में काम करे हैं सर कि अब नाम याद नहीं रहते हैं। मैं सबको बोलना चाहता हूँ, आप इंडिपेंडेंट बनिए। मैं मोदी सर के बोलने के पहले ही मेरा एक खुद का पर्सनल विषय था, आत्मनिर्भर होना ही है, सेल्फ डिपेंडेंट होना ही है। मैंने सीखा है कैसे करना है चीज़ें। अगर मेरे हाथ में प्लेट रहती है और अगर लाइट बंद करनी तो मैं नाक का इस्तेमाल करके लाइट बंद कर देता हूँ। तो मैंने मल्टीटास्क कैसे करना है ये मैंने सीखा है लाइफ में। एक्चुअली 15% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ डिसेबल्ड पीपल, पर आप बाहर जाके देखिए सर, आपको कहाँ दिख रहे हैं लोग। 15% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन कितना बड़ा नंबर हो गया है सर, वो आपको वो लोग नहीं दिख रहे हैं। क्यों नहीं दिख रहे हैं सर? क्योंकि सब अपने क्लोजेट में जाके छुप गए हैं, सब डिप्रेस होके। और मैं कहता हूँ कि ये सिर्फ एबल्ड बॉडी ही, डिसेबल्ड बॉडी ही नहीं है, एबल्ड लोग भी, भले वो विकलांग हो या नॉर्मल एबल्ड बॉडी हो, इन दोनों ने अपने आप को एक चार दीवारी में बंद करके दुखी रहने का एक कंफर्ट जोन बना लिया है, जो मैंने भी यही गलती की है। मैं इन सब लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ अपने आप को उस बाहर लाइए। जब मैं अपने आप को बाहर लाया हूँ, मैंने देखा कि इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं सर, जो मैं घर में बैठ के समझ नहीं पा रहा हूँ, देख नहीं पा रहा हूँ। उन अपॉर्चुनिटीज़ पे मैं अपना बेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं यही कहता हूँ, विकलांग लोग हो या एबल्ड बॉडी हो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, अपने दुख को पीछे रखिए और आगे ज़िंदगी में बढ़िए। मैंने इस निर्णय लेने में मैंने जो समय लगा है, वो मेरी एक चूक है। मैं बहुत सालों से लोगों को शाउट आउट करना, मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि आप विकलांग लोग पे दया खाना बंद कर दीजिए, वो ही उनको स्पॉइल करता है। आप उनको एक नॉर्मल पर्सन की तरह ट्रीट करिए, क्योंकि वो भी एक पर्सन आपकी तरह ही है। एंड उन पे दया खा के ना फिर वो सीख नहीं पाते हैं। वो दया बिल्कुल मत दीजिए इन किसी को भी, भले उसकी डिसेबिलिटी कितनी भी गंभीर हो, कितना भी दुखी हो। आप उनको कंपैशन दें पर पिटी नहीं। उनको ट्रेन करें, उनको गाइड करें, उनको पावर करें। मैं चाहता हूँ कि सब बाहर निकलें, अब बहुत हो गया है, घर में बैठो मत, कोई भी हो, बाहर निकले, अपने सपनों की तरफ, अपने डिज़ायर्स, अपनी इच्छाओं की तरफ आगे बढ़ें और कोशिश करते रहें, कदम बढ़ाएं। वो पहला कदम मैंने बहुत ले लिया, वो पहला कदम जल्द से जल्द लीजिए, बाहर निकलिए। मैं भी आपकी तरह इंसान हूँ सर, मेरी भी ख्वाहिशें हैं। मैं भी चाहता था कि मेरे पास भी एक पार्टनर हो जिसे आई कैन लव एंड आई कैन बी इन लव एंड शी कैन लव मी। पर मुझे हमेशा रिजेक्शन मिलता था जब भी मैं किसी को प्रपोज भी करता था। ये मेरे लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग, मेरे को बुरा भी लगता है उसके बारे में, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने पैसे जमा करके, इधर उधर से 10-20 रुपए जमा करके, मैंने एक महंगा बहुत बड़ा कार्ड ख़रीद के उसको डेकर करके, और वो मेरे साथ रोज़ मेरे को मिलती थी, हम दोनों रोज़ खेलते थे, हम लोग रोज़ बातें करते थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। जब मैंने उसे वो कार्ड दिया पहली बार, तो उसने मेरा कार्ड पूरा फाड़ फूड़ के मेरे पे गुस्सा होके कि तुमने मेरे को क्यों प्रपोज़ किया, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, क्योंकि उसने बोला कि तुम्हारा हाथ नहीं है तो तुम्हारे साथ मैं नहीं रह सकती हूँ। ये तो मुझे ये बहुत बुरा लगा। तो मैंने ऑलरेडी सोचा कि मेरी शायद ज़िंदगी अकेले ही ऐसे सिंगल ही गुजरेगी, मेरे को अकेले ही रहना पड़ेगा। और किसी के साथ मेरा एक रिलेशनशिप में मैं ये कभी ये स्टेप ही नहीं लूँगा, क्योंकि अगर मुझे ना मिले तो मैं क्यों जाऊँ इस दिशा में। मैंने समवेयर मैं नहीं चाहता था मैं अकेला रहूँ,
पर मैंने सोचा कि ठीक है, अब यही मेरी ज़िंदगी में है तो मेरे को इससे भी एक एक्सेप्ट करना पड़ेगा और इससे पीस बनानी। तो मैं अपने आप ही रहा हूँ विदाउट रिलेशनशिप। पर वही है ना, जो आप ठानते हो ना वो भी कभी होता नहीं है। तो मैं एक स्पीकिंग इवेंट के लिए मुझे चेन्नई में बुलाया गया था। वहाँ पे और भी स्पीकर्स बुलाए गए थे। उनमें से एक लड़की थी, उसका नाम ऐश्वर्या पिल्लई है। वो एक विजुअली इम्पेयर्ड लड़की है। वो सूरदास होके अपने सूरदास पे मजाक उड़ा रही है वो। तो मैं बहुत प्रभावित हो गया कि ये तो मेरी सोच है, ये लड़की कौन है, मैं इसको जानता नहीं हूँ, मेरे को उसके बारे में कुछ पता नहीं है। मैं बहुत क्यूरियस हो गया इसको जानने के लिए। मैं इसके पास जाके बैठा, मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, मैंने इसको बताया और मैं इसको बस बात करने लगा। तो बातों ही बातों में मुझे हम दोनों में इतने समानता थी, हमारे सोचने का ढंग, हमारे रहन सहन का ढंग, हमारी पिक्चरों जो फेवरेट पिक्चर हैं, हमारे सब चीज़ में मुझे एक मैचिंग पॉइंट लगा। और मुझे अंदर से एक फीलिंग आई कि ये लड़की है जो मेरे वापस दिल को छू गई। एंड मेरे को डर लग रहा था कि मैं इसके दिल को छू रहा हूँ कि नहीं। एंड अब मानोगे नहीं, उसने वो प्लान कैंसिल कर दिया। 15 मिनट की जगह हमने 6 घंटे वो होटल में चलते चलते हाथ भी पकड़ना चालू कर दिया और हमारी बातें चल रही हैं। इसलिए मेरे को थोड़ा सा थोड़ा सा शाय फील कर रहा हूँ मैं। और हम लोग वी वर होल्डिंग हैंड्स एंड वी वर टॉकिंग विद ईच अदर। एंड हम लोग बस बात करते गए। और मैंने बस उसको रूम पे छोड़ा एंड आई जस्ट हग्ड हर वेरी टाइट। एंड मैं बस वेट कर रहा था कि कल सुबह होगी, क्योंकि मैंने उसको बोल देता आई रियली लव यू। एंड उसने उस समय मेरे को हाँ भी नहीं बोला, ना भी नहीं बोला, पर मैंने उसको बोला कि पर मैंने देखा कि वो उसके इशारों से और उसकी बॉडी लैंग्वेज से कि वो हंस रही है, वो उसको भी अच्छा लग रहा है और मेरे को लगा हंसी तो फंसी। और इसी कारण मुझे लगा कि हमारा कुछ बन सकता है। मैं वेट कर रहा था कि कब सुबह होगी, मैं जाके उसको बोलने वाला हूँ वापस आई लव यू। एंड दैट वाज द मोमेंट। मुझे ऐसा लगा कि मैं अब लट्टू हो गया हूँ इस लड़की पे। तो हमारी फ़ोन पे रोज़ बातें होती थी। मैं बहुत ही खुश था। मैं वो थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। वो कहते हैं ना, वो प्यार बड़ी प्यारी चीज़ है। तो प्यार में मैं बहुत ही एक खुश, एक बच्चे की तरह एक एक्साइटमेंट था। कोई तो है जिसको मैं बात कर सकता हूँ या कह सकता हूँ कि ये मेरा पार्टनर है। तो हम दोनों ने कभी एक्चुअली प्रपोज नहीं किया एक दूसरे को। हमें एक अंडरस्टैंडिंग आ गई थी, वी आर पार्टनर्स। तो मैंने इसको कभी ऐसा प्रपोज नहीं किया, पर मैंने बोला कि वी आर कपल्स राइट। एक बार पूछा, उसने बोला इसमें पूछने की क्या ज़रूरत है, समझ नहीं आ रहा है। तो ये यहाँ से फिर हमारी स्टोरी स्टार्ट हुई है। फ़र्क बस एक अंडरस्टैंडिंग का है कि आप जब खुद अपंग हो तो आप दूसरे अपंग को ज़्यादा बेटर समझ सकते हो, क्योंकि आप उसी चीज़ से गुजर रहे हो राइट। अगर प्यार है तो क्योंकि सर एट दी एंड हम क्यों एक पार्टनर चाहते हैं, प्यार के लिए। और अगर एबल्ड बॉडी एक साइड रख दें और एक डिसेबल्ड कपल रख दें, पर प्यार ही तो है। तो प्यार में तो कुछ ये है ही नहीं फ़र्क। मैं बस लोगों को चाहता हूँ कि अपने 4 दीवारी में से निकलिए बाहर। कैंसर हो गए, जो भी हो गया, सब भूल जाइए, रो के भूल जाइए सब चीज़ें और आगे बढ़िए ज़िंदगी में, क्योंकि आगे बढ़ना ही ज़िंदगी का मकसद है। चीज़ें आती है जाती रहती हैं, पर द शो मस्ट गो ऑन एंड आई नेवर गिव अप एंड आई विल नेवर गिव अप सर।